सीएम योगी से मिला इंस्पेक्टर सुबोध का परिवार। लखनऊ में सीएम के आवास पर की मुलाकात। पीड़ित परिवार को दी गई 50 लाख की मदद। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 26वीं बरसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हर आने जाने वाले पर पुलिस रख रही है नजर। राम जन्मभूमि के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम। आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पद से हटाए जाने पर कोर्ट की टिप्पणी। पूछा, बिना चयन कमेटी के से सलाह लिए बिना आलोक वर्मा को क्यों हटाया। और उधर आतंकी जाकिर मूसा के पंजाब में छिपे होने की सूचना। आईबीसीआईडी का इंटेलिजेंस ने जारी किया इनपुट। पंजाब में जारी किया गया हाई अलर्ट। JK 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर से बात करते हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन 5 खबरों को लेकर हम आज हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आज 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की शहादत के आज 26वीं वर्षगांठ है और उस पर कहीं ना कहीं कई तरह के संगठन अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं। पॉलिटिकली इसको कहीं ना कहीं राजनीति का भी रंग दिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीबीआई का मामला जो है, विवादों का, डायरेक्टर्स का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई हो रही है और उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बुलंदशहर मामले में जो पीड़ित परिवार है, शहीद इंस्पेक्टर के, उनका परिवार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिला है उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा हम बात करेंगे जाकिर मूसा को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया पंजाब में। इसके अलावा एक खबर और है, विजय माल्या को लेकर 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने वाला 2016 से फरार जो आरोपी है भगोड़ा विजय माल्या, उसका एक बयान आया है और उसके ऑफर पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं 6 दिसंबर। हालांकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है, लेकिन यह घटना अगर देखें कहीं ना कहीं उसी संविधान के दायरे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और बाबरी मस्जिद के मामले पर हम सबसे पहले अपने रिपोर्टर से जानकारी लेंगे और देखेंगे कि पॉलिटिकली इसको किस तरह से देखते हैं, राजनीतिक लोगों के बयानों को देखते हैं। फिर अपने रिपोर्टर से हम बात करेंगे अयोध्या के अंदर। देखिए, अयोध्या में जो कुछ भी ये हो रहा है, 26 साल 27 साल होने जा रहा है। इस तरीके से कहीं शौर्य दिवस है तो कहीं काला दिवस है तो कहीं मातम। हम तो ये सब चीजों को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, कोई बरसी मनाएगा तो कोई काला दिवस मनाएगा। आज मामला जो है ये कोर्ट में है। कोर्ट के बाहर जो लोग भी अपना अपना काम करते हैं, हमें तो बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। हम चाहते हैं कि मामला अदालत में हो, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब उसके लिए चाहे काला दिवस मनाया जाए, चाहे शौर्य दिवस मनाया जाए, लोग इससे राजनीतिक रोटियां केवल सेकते हैं। हम तो साफ साफ कहते हैं, इससे लोग केवल राजनीति करते हैं, अपने आप को जो है रेडियो टेलीविजन के माध्यम से चमकाना चाहते हैं। भाई, कोई मकसद नहीं है। फैसला अदालत करेगी, आज करेगी, अभी करेगी, जब भी करे। हम भी कहते हैं हम जो है कोर्ट का फैसला मानेंगे। बाहर में केवल लोग जो है सरकार का नुकसान करते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आने के लिए ये सब काम करते हैं, चाहे वो शौर्य दिवस हो चाहे काला दिवस हो। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस दौर में जी रहा हूं। बाबरी मस्जिद को लेकर के लिबरहान कमीशन है। 6 दिसंबर 1992 को एक मस्जिद नहीं गिरी थी। गांधी, नेहरू, पटेल के सेक्युलरिज्म का, सेक्युलर कमिटमेंट का एक पाया गिर गया था और वो पाया आज तक नहीं लगा है। भारत माता के जिस्म पे कई जख्म आए थे। मंदिर और मस्जिद भारत माता की प्राथमिकता नहीं है। भारत माता की प्राथमिकता है लाइफ ऑफ डिग्निटी, हर इंसान का भुखमरी, रोजगार। भारत माता उससे प्रसन्न होती है। चैंट करने से भारत माता प्रसन्न नहीं होती है। करोड़ों हिंदुस्तानी खेत में काम करने वाली मजदूर, वो भारत माता है। उस भारत में ये शौर्य दिवस मना रहे हैं। धिक्कार है आप जैसे लोगों को। आप मुल्क के नाम पर कलंक हैं। भारत माता अगर सचमुच में प्रकट हो गई ना, सबसे पहले आप लोगों को खारिज कर देंगे।
हमारे साथ बीपी यादव जुड़ गए हैं, संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या उनके पास फील्ड से जानकारी है और वहां पर किस तरह का माहौल है? जी आजाद है। लेटेस्ट क्या है आपके पास जानकारी? आजाद जी, यहाँ पे अयोध्या में कड़ी सुरक्षा, धर्म नगरी अयोध्या एकदम तब्दील हो गई है। अयोध्या बाबरी संधि 26वीं वार्षिकी को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कड़े सुरक्षा घेरे में अयोध्या, पीएससी आरएफ के हवाले हुई अयोध्या सुरक्षा। 26 कंपनी पीएससी, दो कंपनी आरएफ, 4 एडिशनल एसएसपी, 4 डिप्टी एसपी, 10 इंस्पेक्टर, 150 इंस्पेक्टर, 500 सिपाही तैनात। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्कुल सघन तलाशी के बाद चल रहा है। लेकिन डीपी यादव, वहां पर अगर देखें जिस तरह से मुस्लिम जो आबादी है वो बहुत कम है और जितनी सुरक्षा अब लगाई गई है उसके क्या मायने हैं? क्योंकि 26 साल पहले जब वहां पर उन्माद था, 2300 पुलिसकर्मी थे, वो नाकाम हो गए थे। अब वहां पर किस बात की सुरक्षा लगाई गई है? सुरक्षा जैसे इकबाल अंसारी जी है, पक्षकार हैं राम जन्मभूमि के, उनके घर पे कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है और उनके घर का तरफ रास्ते पूरे रोक दिए गए हैं। कोई मिल नहीं पा रहा है, उनसे बैरिकेडिंग से पूरा कवर्ड कर लिया गया है, कोई उपद्रवी उनके आवास तक ना पहुंच पाए। यानी प्रशासन को लगता है कि पक्षकार की जो सुरक्षा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बात के लिए वो लड़ रहे हैं, जिस बात के वो पक्षकार हैं, वो विध्वंस कर दिया गया है, तो कुल मिलाकर सुरक्षा को सवाल उठता है। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि एक बड़ी दिलचस्प बात है, यूपी सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है पक्षकार को लेकर, उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस पक्ष के लिए वो लड़ रहे थे वो पक्ष तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से ये वहां पे अभी माहौल है, खास करके अगर देखिए जब 1992 में 6 दिसंबर को आज के दिन जिस तरह से वहां पे विवादित ढांचा गिराया गया, उसके बाद से ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है और इसका राजनीतिक चुनावी फायदा भी उठाता जाता रहा है बहुत पहले से। इस बार भी इसी तरह से एक तरफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो इकबाल अंसारी के बेटे हैं, इकबाल अंसारी हैं जो हासिम अंसारी के बेटे हैं, पहले पक्षकार वही थे, उनका निधन हो गया था, अब वो जो उनके बेटे हैं उनके घर पर एक तरह से काला दिवस मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस बात को कोशिश करने को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दो पक्ष बन गए हैं इसमें, एक वो है जो शौर्य दिवस मना रहे हैं, एक वो है जो काला दिवस मना रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा एक नेता कह रहे थे, आरजेडी के थे हालांकि, वो कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं शर्मनाक दिन है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल है। उन सवालों के बजाय आज जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बन जाए, राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन जाए, वो एक अलग सवाल है, वो आस्थाओं का सवाल है। लेकिन देश और समाज और जनता तो रोजगार से चलेगी। बिल्कुल, इसके लिए खुद नेताओं को सोचना होगा जो संसद में बैठकर देश की नीति तय करते हैं। उनको सोचना होगा कि मंदिर से देश चलेगा या मस्जिद से देश चलेगा या फिर देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। क्योंकि देश में आप अगर एकदम अंतिम छोर पे जाएं, वहां पे ऐसी स्थिति है कि बहुत से आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे खबरें आई हैं कि भूखमरी की वजह से लोगों की मौत हो गई। सरकार उसको लेकर नीति तो बनाती है लेकिन वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन दरअसल हुआ बात यह है कि अब चुनाव आने वाला है, वोट चाहिए सबको और वोट के लिए मस्जिद मंदिर से बढ़िया कोई मुद्दा नहीं है जो जीत की दहलीज तक ले जाए। यानी आपको लगता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाइप हो रही है तो उसका असर या तो चुनाव की वजह से या उसका असर चुनाव पर देखा जाएगा? नहीं, चुनाव के वक्त ही ऐसे चीजों को उछाला जाता है। आपने 5 राज्यों के चुनाव में भी देखा होगा कि जो भाषा की मर्यादा है, चाहे किसी भी पक्ष की ओर से, वो कितना नीचे गिर गया है। राम मंदिर के नाम पे लोग कह रहे हैं हम तो बनाएंगे, मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है इसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि देश में एक संविधान है, सुप्रीम संस्था है, जिस अदालत में मामला पहुंचा हुआ उसका दोनों पक्षों को इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद से जो एक आक्रामक हो रहा है, दूसरा डिफेंसिव हो रहा है, फिर दूसरा आक्रामक हो रहा है, तो फिर पहला डिफेंसिव हो रहा है, इस तरह के जो माहौल है उससे माहौल खराब होता है। और सिर्फ ये चुनावी लाभ के लिए इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है, एक तरह से मान के चलें आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन, और यानी डीपी यादव का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि देश जो है, जनता जो है, उसकी जरूरतें क्या है, उनको पहले क्या चाहिए? रोजगार पहले चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और उसके अलावा आस्थाएं भी बनी रहें, यह भी बड़ी बात है। लेकिन सौहार्द की शर्त पर आस्थाओं का सवाल नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब हम सीबीआई के उस विवाद की जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और
राकेश अस्थाना जो स्पेशल डायरेक्टर थे, उनका विवाद बढ़ा, एक दूसरे पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में जो तथ्य हैं वो बड़े गंभीर हैं। कहीं ना कहीं जो एफआईआर की भाषा है उसमें एक गैंग चल रहा था। अशफाक गौहर हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पूछा, वेणुगोपाल और वहां पर तुषार मेहता दोनों लोगों ने अलग अलग सीवीसी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीर सवाल किए हैं वो सवाल अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने जिस तरह से जल्दबाजी की या कहीं ना कहीं हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया, हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, और इसके बाद आपने क्या किया? अशफाक गौहर से मालूम करते हैं इस पूरे विवाद को वो कैसे देखते हैं। देखिए, ये विवाद जहां हिस्टोरिकल भी है वहां पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है और अब ये एकेडमिक भी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल अब पूछना शुरू किए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक जरूर परेशानी खड़ी करेंगे कि आपने रात को क्रैकडाउन क्यों किया, आप अगर करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया, यानी उसी तरीके के सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पे आपने क्यों नहीं गए, ये तमाम जो सवाल है। हालांकि आलोक वर्मा का ये कहना है 2 साल के लिए मुझे नियुक्त किया गया, इस दौरान ना मेरा ट्रांसफर किया जा सकता, लेकिन मुझको हटा दिया गया, ये बड़ा उन्होंने जो याचिका में कहा। थोड़ी गया सरकार का, तो वहां पर एक व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है कि हमने हटाया नहीं है, इसको छुट्टी पे भेज दिया है। वो तो आज भी वहीं पर है लेकिन छुट्टी पे है। विदाउट पोर्टफोलियो, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, वो तो आज जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि हमने पद वही रखा है, सैलरी वही रखी है, बंगला वही रखा है, लेकिन सिर्फ छुट्टी पे भेजा है। काम से छुट्टी दे दी गई, बाकी वो आज भी सीबीआई के डायरेक्टर ही कहलाएंगे जब तक उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई नहीं फैसला आएगा। लेकिन बड़ा सवाल जो कोर्ट ने आज उठाया है वो सीवीसी के हवाले से भी, अगर आप उसको देखेंगे, सीवीसी खुद सुर्खियों में है और फिर सरकार के डिसीजन पर। लेकिन इससे कोई बड़ी राहत न बॉस 1 को मिलेगी न बॉस 2 को मिलेगी। सिर्फ परेशानी सरकार के लिए है कि अब सरकार एफिडेविट में क्या कुछ कहेगी, अपने जवाब में क्या कुछ कहेगी। लेकिन मामला, मैंने पहले कहा कि यह पॉलिटिकल भी है, मामला एसेंशियल भी है और मामला जो है एकेडमिक बन रहा है, क्योंकि अब जो डिसीजन यहां से आएगा वो रिशेप करेगा सीबीआई को। लेकिन अशफाक गौहर, एक सवाल, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, जिसकी नाम लेकर लोग एक दूसरे की कस्में खाते थे, ये मानते थे कि कोई भी बड़ा मामला होगा उसकी जांच अगर सीबीआई करेगी तो शायद इंसाफ मिलेगा, वहां से एक एफआईआर मूव करती है और कहा जाता है कि ये जो लोग थे, ये जो बड़े अधिकारी थे, ये वहां पर एक गैंग चला रहे थे एक्सटॉर्शन का, उसके बाद दोनों को हटा दिया जाता। कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारा है जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है और इसकी क्रेडिबिलिटी साख्त पर है, इसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है और दांव पर अगर अब ये बचता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आप देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर सीबीआई को एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, सीबीआई को बड़ी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन जिस तरीके से अब वो इंपॉर्टेंस घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल केसेस जहां पर रेड कॉर्नर और दूसरी नोटिसों का आपका पीछे जाना था वो नहीं हो पा रहा है, केसेस डिले हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पिंजरे का तोता पहले इसको कहा गया था हमारी स्टेट के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा झटका नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ये इदारा एज सुन वही जिस तरीके से क्राइम का या अशफाक गौहर, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारे साथ प्रणय जुड़ गए हैं, उनसे हम पूछते हैं। प्रणय शर्मा हमारे संवाददाता। प्रणय, क्या लेटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कई सवाल गंभीर किए, हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरह से 2 अधिकारी बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बिल्कुल, और कोर्ट में भी सरकार ने इस बात को दोबारा से रखा है। दरअसल इस मामले में जब हमने संविधान के जानकारों से भी पूछा था तो उनका भी यही कहना था कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि बात अगर दोनों अधिकारियों की करें तो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और जब तक उन आरोपों की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक ऐसे हालात में दोनों का पद पर बने रहना ठीक नहीं था। और यही वजह है कि सरकार का ये कदम ऐसे में काफी हद तक सही था कि दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया और जांच में जल्द से जल्द तेजी आ सके उस पर ध्यान दिया गया। और कोर्ट में भी जब कोर्ट ने इस बारे में सवाल किए थे तो सीवीसी के द्वारा भी यही किया गया था और यही वजह है कि एक रिटायर्ड जज को भी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था ताकि निष्पक्षता के तरह से इस पूरे मामले में जांच हो सके।
यानी प्रणय, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, अशफाक गौहर हम बात कर रहे थे कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी खुद जांच के दायरे में, और वो लोग दायरे में जो एक डायरेक्टर है और एक स्पेशल डायरेक्टर है, ये भी अजीब किस्म के पद थे दोनों, कि दोनों के पद बड़े थे, दोनों एक दूसरे पर निगरानी रखने के लिए थे या दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए थे, लेकिन दोनों ही आरोपों में हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही तर्क आज कोर्ट में भी सरकार की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि चाहे बात आलोक वर्मा की करें, चाहे बात राकेश अस्थाना की करें, दोनों ही सीनियर ऑफिशियल्स थे सीबीआई के, और उनका जो झगड़ा था वो अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। और ऐसे में लगातार जो जांच एजेंसी और देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे थे, और उनके पास अगर कोई एक विकल्प बचा था तो वो यही बचा था कि दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज के इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जा सके। हाँ, बहुत मतलब लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह की एफआईआर थी और ये कहा जा रहा था कि वहां एक्सटॉर्शन का गैंग चल रहा था, और जो कुछ ऐसे आरोपी थे जो हाई प्रोफाइल थे, कई मामलों में ब्लैक मनी से लेकर कई और मामलों में लेकर उनसे पैसे, करोड़ों रुपए की धन उगाही या वसूली की शिकायत थी। शिकायत के बाद एफआईआर करके अगर उस पर जांच होती वो ज्यादा बेहतर था, या दोनों को छुट्टी पे भेजना, ये तो सरकार का प्रोगेटिव था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठते हैं कि आम आदमी को इंसाफ कहां मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि यहाँ पर बात सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की थी। एक सीबीआई के डायरेक्टर थे तो दूसरे विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना थे। ऐसे में जब टॉप ऑफिशियल्स ही आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर संगीन आरोप लगाएंगे तो पूरी जो आपकी टीम है वो दो धड़ों में बटी हुई साफ तौर पर नजर आई थी। हमने देखा था उसके बाद एक के बाद एक कई ट्रांसफर्स भी किए गए थे, करीब 13 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे। तो उससे जांच एजेंसी सीबीआई काफी ज्यादा इन दोनों के झगड़ों से प्रभावित हो रही थी, और एक ही विकल्प सरकार के सामने था, वो था कि इन्हें छुट्टी पर भेज के जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय और अशफाक गौहर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं बुलंदशहर उस हादसे की जिसमें सुबोध कुमार जो हैं शहीद हो गए हैं, इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस के। अब उनका परिवार, एक तरह से पीड़ित परिवार, योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश से मिला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनको राहत की बात की, नौकरी की बात की, और उसके अलावा उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है। और इसी खबर पर सबसे पहले देखते हैं कि लोगों के बयान क्या है, ऑफिशियल बयान क्या है, वो सुनते फिर अपने संवाददाता से इस पर बात करेंगे। परिवार का संबंध है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स एक संगठित परिवार के रूप में काम करती है और हमारा संबंध जीवनोपरांत रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा और इन दोनों बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं होगा। और हम ये चाहेंगे कि ये दोनों बच्चे जो होनहार हैं, इनकी मां ने ये बताया कि इनके कितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे कि ये दोनों बच्चे अपने लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी पढ़ाई से देश के एक अच्छे नागरिक बने, सच्चे नागरिक बने और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम ऊपर करें। जिस तरह इनके पिता ने किया है उसी तरह ये दोनों बच्चे भी अपने पढ़ाई से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 40 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। आज ये भी निर्णय हुआ कि चूंकि दिवंगत आत्मा के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपया भी परिवार को जाएगा। इस तरह 50 लाख की राशि परिवार को दी जाएगी। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारा पूरा परिवार मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं। और हमारे साथ दिग्विजय मिश्र जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं लखनऊ से हमारे साथ। जिस तरह आज की घटना हुई है, मुलाकात हुई है, आश्वासन दिया गया, 50 लाख की राशि दी गई है मदद के तौर पर। दिग्विजय, अब आगे जिस तरह से परिवार से आपकी बात हुई, क्या उनका रुख है? जी आजाद जी, बताएं, जो परिवार है उनका वो बहुत ही संतुष्ट है। दोनों बच्चे जो हैं वो होनहार बच्चे हैं। एक बच्चा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो दूसरा वकालत की।
अगर हमारी बात की बड़े बेटे से, तो श्री ने कहा कि सरकार ने जो न्याय का भरोसा दिया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वहीं अगर हम दूसरे बच्चे की बात करें तो जो उनका दूसरा बच्चा है, उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने हमने अपनी जो मांगे रखी थी, उनके सामने उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं। उन्होंने कहा कि जो एटा में सड़क और कॉलेज का शहीद सुबोध कुमार सिंह के नाम का सरकार रख रही है, वो हमारे पिता के लिए एक सम्मानजनक कार्य है। और इतना ही नहीं, इनके ही नाम पे जो जठारी कुरेलू मार्ग है, उस पर भी शहीद सुबोध कुमार सिंह का मार्ग के नाम से रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से खालिद जी, ये एक बड़ी पहल तो है जो सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन इस तरह की जो घटना है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत संवेदनशील माना जाता है। और गोकशी, जहां सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोकशी नहीं हो रही है, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में गोकशी बंद कर रखी है, वहीं गोकशी के नाम पर अगर राजनीतिकरण होता है और राजनीति के नाम पर अगर किसी के आड़ में किसी को शिकार बनाया जाता है, बाद में उसे नवाजा जाता है पुरस्कार दे करके, तो ये शर्मनाक तो है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। जिस तरह से इस मामले में लोगों को अवार्ड भी दिए गए, उसके अलावा अभी कुछ वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुए, जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि कौन उसको लेके आया, किसने यहां पर लाया, कौन ट्रॉली में डालकर लाया, ये तमाम जो है, हालांकि पुलिस उस पर जांच कर रही है, SIT का गठन हो गया, लेकिन ये वाकई में बड़ा गंभीर विषय है। आजाद जी, हम जिस मुख्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसे आरोपी बनाया गया, मुख्य आरोपी का कहना है, उसने वीडियो वायरल किया है, उसने कहा कि जब ये घटना घटी थी तब मैं उस समय थाने में था और मुझे कोतवाली से बुलाया गया फोन करके। तो अगर अमुक व्यक्ति कोतवाली में था और उसमें जो 12-13 लोग पकड़े गए हैं, उनका कहना है कि हमें सिर्फ शिकार बना किया जा रहा है, हमारा उपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय तो है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य भी है कि हमारे अगर ऐसे नेता जो लोगों की जान को सिर्फ मजाक समझ के उन्हें खेतों में मार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि गोकशी के नाम पर। लेकिन दिग्विजय, मैं थोड़ा सा इसको पलटना चाहूंगा। देश का दुर्भाग्य आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं देश का सौभाग्य कि यहाँ की जनता फिर भी समझदार है। जिस तरह वहां पर उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों समुदाय के समझदार लोगों ने समझदारी दिखाई और एक बड़े हादसे को और एक बड़े टकराव को कहीं ना कहीं टाला जा सका। वहां के संभ्रांत लोगों ने, अच्छे लोगों ने अच्छी फैसला किया और एक आपसी भाईचारे का एक सबूत दिया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पंजाब की, जहां आतंकी मूसा जो है, जाकिर मूसा के होने का इनपुट मिला है इंटेलिजेंस की तरफ से, IB की तरफ से और CID की तरफ से। ये एक तरह से इनपुट मिला है। पंजाब सरकार ने अलर्ट एक तरह से ऐलान कर दिया है वहां पर, और बठिंडा और कई जगहों पर सिख वेशभूषा में कहा जा रहा है शायद वो घूम रहा है या कहीं ना कहीं वो पनाह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खबर कई दिन से चल रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा से IB की तरफ से एक तरह से अलर्ट किया गया है और एक इनपुट इंटेलिजेंस का मिला है, जिसके बाद पंजाब सरकार खासतौर से अलर्ट मोड पे है। हम अपने संवाददाता से वहां कोशिश करेंगे कि उनसे अब लेटेस्ट जानकारी लें, किस तरह से पुलिस जो है नाकेबंदी कर रही है, किस तरह वहां कोशिश कर रही है और खासतौर से कोई बड़ी वारदात ना हो, इसके लिए पुलिस क्या क्या प्रबंध कर रही है, ये भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हम जानकारी दे दें कि आतंकी जाकिर मूसा जो एक मोस्ट वांटेड एक तरह से है, खतरनाक आतंकी। हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से, हमारे संवाददाता हैं। हरप्रीत, आपके पास लेटेस्ट क्या, क्योंकि ये जो इनपुट आने के बाद पंजाब प्रशासन और पुलिस जो है हरकत में आ गया है और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा जो जाकिर मूसा है वो कुछ दिन पहले ही, जैसे पहले भी रेड अलर्ट जारी हुआ था, तो उस दिन जब पंजाब में पहले देखा गया था, तो वहां उसके कुछ दिन बाद ही जो अमृतसर में ब्लास्ट हो गया था। अब उसको जो बठिंडा एक जोन है, बठिंडा रेंज है, उस तरफ देखा गया है और वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो मूसा सिख की वेशभूषा में वहां पे घूम रहा है। तो इनपुट जो आया था उसको लेकर अभी जो बठिंडा एरिया, वहां पे पूरी सख्ती कर दी गई है, वहां पे रेड अलर्ट कर दिया गया है। बठिंडा रेलवे स्टेशन का जो सिक्योरिटी का काम था वो भी मिलिट्री के को दे दिया गया है। यानी कुल मिलाकर वहां पर जनता बरती जा रही है। जी, काफी सतर्कता जो है बरती जा रही है। जो बॉर्डर एरियाज हैं जो दूसरे राज्यों से, वो भी सुना एक तरह से कहीं ना कहीं चौकसी में, निगरानी में कर दिए गए और ये पिछले कुछ दिनों से अलर्ट जारी था। लेकिन अभी जो है किस तरह का वहां माहौल है, अगर देखें जनता में खासतौर से, और जो लोगों में किस तरह का पैनिक है या क्या, किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि जो पहले बम ब्लास्ट हुआ था वो आम जनता के ऊपर हुआ था, इसको लेकर लोगों में डर तो बना रहता है। बाकी जो पंजाब है, जो बॉर्डर एरिया है, इसके साथ पाकिस्तान और राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सरहदें लगती हैं, तो वहां जहां से कहीं ना कहीं से घुसपैठ होती रहती है। लेकिन इसके लिए लोग जो पूरी तरह सतर्क और जो
मिलिट्री फोर्सेज है और पंजाब के जितने पुलिस विंग है, ये सारे हाई अलर्ट पे रहे। अगर कुछ ऐसा होता तो अब ये किसी भी चीज का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब वहां पे जो अलर्ट होने के बावजूद भी बम ब्लास्ट हुआ तो पुलिस की काफी गिरगिटी हुई थी। लेकिन इस बार जब वहाँ बठिंडा एरिया में ममदोट एरिया है, वहाँ पे अभी लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है। जैसे खेतों में घर बने रहते हैं लोगों के, तो वहां पर भी सर्च अभियान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, आपने जानकारी दी। आप नजर बनाए रखें और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब जो है किंग ऑफ बैड टाइम्स बन गए हैं, और एक ट्वीट आया है जिसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई है कि मिशेल जो वीआईपी हेलीकॉप्टर मामले का जिसका एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया गया, उसके बाद माल्या भी कहीं ना कहीं जो है चौकस हो गए हैं, डर गए हैं, या उन्हें भी लगने लगा है क्योंकि 10 तारीख में वेस्टमिंस्टर जो वहां की अदालत है उसमें सुनवाई होनी है, उस पर फैसला आ सकता है। तो माल्या ने कहा है कि मैं तो बहुत पहले ऑफर कर चुका हूं 100% पेमेंट देने का। हालांकि हम आपको बता दें ये उन्होंने मूलधन वापिस करने के लिए एक ऑफर किया था कर्नाटक हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था, नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, सीनियर हमारे सहयोगी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि माल्या जो है 9,000 करोड़ रुपए लेकर गए हुए हैं। अपने पिता विट्ठल माल्या की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने एक तरह से सरकार को ही बिठा दिया है। देखिए, अभी विजय माल्या का जो बयान आया तो उसमें खाली क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी जो ब्रिटेन में अपना केस लड़ रही है, सीबीआई ईडीआई जो ईडी है वहां पर अपना केस जो है हम वहां पे लड़ रहे हैं, और जो माल्या को देश वापसी के लिए यानी कि उनकी जो प्रत्यर्पण के लिए जो लगातार जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। इससे पहले जब वहां पे सुनवाई हुई थी ब्रिटेन में, तो वहां की अदालत ने यहाँ का जेल का एक वीडियो भी मांगा था, और उसको लेकर जो सरकार ने वो भी बोल दिया कि अगर माल्या को उनका प्रत्यर्पण होता है, अगर ब्रिटेन सरकार भारत को उसकी सौंपती है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरीके से कुछ चूक नहीं होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज माल्या को कर्ज चुकाने की याद आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं मूलधन वापस करना चाहता हूं। बैंकों से सेटलमेंट के लिए उन्होंने पहले भी गुहार लगाई थी, बकायदा उन्होंने हाई कोर्ट में भी लिखा था, लेकिन कैसे चुकाएंगे, क्योंकि खुद तो वो देश से बाहर चले गए। अगर वो देश के अंदर होते और बैंकों के साथ बैठक करते, सरकार के साथ, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा बयान देना वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिस तरह से ये बयान आया, उसको आपने जो सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो सुपर यॉट है उसके भी जो कर्मचारी है वो भी अदालत जा रहे हैं, उनका भी लगभग काफी 7 करोड़ के करीब उनका भी बकाया है, और भी तमाम चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, उसने जिस तरह से 2007 में जो एयर डेक्कन को टेक ओवर किया था, उसके बाद ही उसकी एक तरह से नैया डूबी है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद ये जो बयान है, ये बयान डर में है या ध्यान हटाने के लिए, या अपने आप को फिर सभ्य दिखाने के लिए, क्योंकि कैलेंडर और ये तमाम चीजें कर करके वो अपने आप को दिखाते थे, सफेद पोश सूट भी जरा सफेद पहनते थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारी ब्रिटेन के साथ जो हमारी प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत माल्या का वापसी आना लगभग तय है, और उसमें कोई अब उनको ये डर सता रहा है कि शायद वो सरकार के साथ, क्योंकि पहले वो 1-2 बयान जो है उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए थे जिसको लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ देश छोड़ने से पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। विपक्ष ने भी निशाना साधा था कि विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में शायद बीजेपी सरकार का हाथ है। लेकिन अब जब सरकार ने पूरी तरह सख्ती की है, पीएम मोदी अपनी रैलियों में खासतौर पर कह चुके हैं कि वो देश का एक पैसा भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, तो अब माल्या यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ रिलीफ दे दी जाए और कुछ सेटलमेंट की बात हो। क्योंकि अगर एक भावुक बात भी कही उन्होंने, कहा कि हम तो देश के अग्रणी जो है एयरलाइंस थे, देश के अग्रणी अल्कोहल उत्पादक थे, हम जो है शराब के व्यवसायी थे, हमने तो हजारों करोड़ रुपए सरकार को, राज्यों को भी दिया है, खासतौर से वो भले ही टैक्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन ये इसको अगर आप देखें इमोशनल कार्ड है। नहीं, इमोशनल कार्ड तो वो खेल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप सरकार के इतने बड़े पद पे असीन रहे, राज्यसभा सांसद रहे, और जब आपका बैंकों के साथ इस तरह से कोई विवाद हुआ, पहली बात तो आपने जितना भी लोन लिया उसमें जो दस्तावेजों की गड़बड़ी है, उसके अलावा तमाम जो सरकारी संस्थाओं को आपने धोखे में रखा और देश से बाहर भाग जाना। अगर वो सही होते, सच्चे होते, तो देश से में तुरंत वापस आते। उनको यहाँ डर होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस देश के अंदर वो सांसद रहे उन्हें डरने की क्या जरूरत है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर वो उनका दिल और दिमाग यही कह रहा था कि वो बैंकों का जितना भी पैसा है, चाहे वो मूलधन भी है, वो बैंकों को अगर वापस लौटाना चाहते हैं, चाहे वो अपनी संपत्ति बेचकर वो पैसा वापस करते, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं थी, वो देश आते और सरकार के साथ बैठ के सेटलमेंट करते, तो मुझे नहीं लगता उनको किसी चीज का डर था। लेकिन आज जब उनको पता है कि प्रत्यर्पण उनका लगभग तय है, ब्रिटेन की जो अदालत है वो अगली हियरिंग या उससे जहां पे जैसे केस वहां पे सीबीआई और ईडी ने अपना एक मजबूती से केस रखा है, तो उनका देश लौटना जो है वो तय है। तो यही कारण है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि वो बैंकों का जो पैसा देना है उसके लिए तैयार है, उन्हें भगोड़ा ना कहा जाए, उन्हें चोर ना कहा जाए, उन्हें डाकू ना कहा जाए, लुटेरा ना कहा जाए, ताकि एक जो उनकी छवि है वो थोड़ी सी देश के अंदर वो सुधर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाबड़ा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया नवदीप छाबड़ा ने, जिस तरह से कहा है हम उनको भगोड़ा नहीं कह रहे, हमने तो आपको सांसद भी बनाया था, हमने तो आपको देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी बनाया था, इस देश की जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स से आपको हजारों करोड़ का लोन भी दिया था ताकि आप उद्योगपति कहलाएं, और राज्यसभा में भेजकर आपको यह भी बताया था कि आप देश के सम्मानित नागरिक हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि 10 तारीख में होने वाली सुनवाई के बाद आपका प्रत्यार्पण हो सकता है, आपको भारत लाया जा सकता है, और जेल की भी वीडियो भेज दी गई है, जेल तो जेल है, गद्दे लगे हों या फिर आपको ईंट पर बैठना पड़े, जेल तो जेल है, और ये शायद माल्या को भी लग गया है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।